हेलो हाय, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम का। और पेट के एग्ज़ाम का ये शिफ्ट 2 का पेपर है। मैं शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। तो आज हम लोग शिफ्ट 2 के पेपर पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ए सीरीज है और ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें इसमें जीएस के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे अच्छे तरीके से। और इसी पैटर्न पे जो इस बार का पेट का एग्ज़ाम 2022 का होने वाला है, कुछ ऐसे ही लगभग ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन सिमिलरिटी में आएंगे दोस्तों। आपको जरूर समझना होगा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के सेट को, किस तरीके से एग्ज़ाम सेट में कैसे क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की ओर बढ़ते ए सीरीज को सॉल्व करेंगे हम लोग। और ए सीरीज में आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित में से बताना है आपको, ये किस क्रम में इनका बताना है, कौन पहले आया कौन सबसे बाद में आया, ये क्रम इनका निर्धारित करना है आपको। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है टॉमस रो, फाहियान और हेनसांग। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसमें बताना है इनका क्रम, कौन सा क्रम इनका, कैसे क्रम है, किस क्रम में आए हैं। तो यहाँ पे टॉमस रो की बात करें दोस्तों, टॉमस रो जो है 1616 ईस्वी में आया था और जहांगीर के शासनकाल में। और फाहियान जो है 399 ईस्वी पूर्व में आया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का कार्यकाल था। और ह्वेनसांग की बात करें दोस्तों, वो 600 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और वो उस समय हर्षवर्धन का कार्यकाल था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले जो आया था यहाँ पे फाहियान आएगा, एक नंबर पे फाहियान। और ह्वेनसांग जो होगा ये 600 ईस्वी में आया था, ये 2 नंबर पे। और टॉमस रो जो था ये 1616 में आया था, ये 3 नंबर पे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही क्रम यहाँ पे भारत आने का है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है ये, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ये आपको बताना है। और आपको आपके जो ऑप्शन है दिए गए थे वो बक्सर, प्लासी, वांडीवाश और इनमें से कोई नहीं, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे और इसमें आपको राइट आंसर बताना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से पराजित हुए थे और ये 23 जून 1957 को हुआ था पहले प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो पूछा गया था, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था और आपके ऑप्शन जो दिए गए थे, लॉर्ड विलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो इसमें हड़प नीति की जो इसमें राइट आंसर की बात करें दोस्तों, जो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था वो था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ये आपको बताना था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी के बारे में पूछा गया था, धन्वंतरी कौन थे? और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर ए था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, या तीसरे ऑप्शन में पूछा दिया गया था हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या डी ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, हमको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो थे एक चिकित्सक, प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक पूछा गया था। इंडिका के लेखक कौन थे, ये आपको बताना था इसमें, और इसमें से राइट आंसर आपको बताना था दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे मेगास्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग और इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया बताना था आपको। साइमन कमीशन कब भारत में आया था, किस वर्ष में, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1925, 1926, 1919 या 1928। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों साइमन कमीशन की बात किया जाए, इसका जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था और इसका भारत जो आया था ये 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है एक भी भारतीय शामिल नहीं था इस कमीशन में, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको बताना है इसमें से कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपके ऑप्शन है बम्बई, ये ऑप्शन दिए गए थे, बम्बई, लाहौर, कराची और लखनऊ, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में जो कि हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन, उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग को, प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन मिलान करना था दोस्तों आपको, और इसमें देख लेते हैं क्या मिलान करना था। ये आठवां क्वेश्चन था, आपको मिलान करना था इसमें कि इंडियन नेशनल आर्मी और गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। और सामने आपके दिया गया था लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर और एनी बेसेंट। इन सब का जो है मिलान करना था दोस्तों आपको मिलान करके बताना था इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलान चलिए करते हैं दोस्तों। तो पहले का इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और गदर पार्टी की गठन की बात करें तो ये लाला हरदयाल हो जाएगा दोस्तों। और मित्र मेला जो है वीडी सावरकर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। बहुत ही इजी जो कि दिया गया था, आप आसानी से इसका मिलान कर सकते थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, ये आपको बताना था। खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया किसने किया। और आपके ऑप्शन दिए गए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आज़ाद। ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, आपको बताना था। काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा जो है क्रांतिकारी संगठन शामिल था, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन जो दिए गए थे वो गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चारों ऑप्शन दिए गए था। आपको राइट आंसर इसमें से बताना था कौन सा इसमें राइट हो जाएगा 10वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों, जो काकोरी कांड हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 में। एक ट्रेन की डकैती की गई थी दोस्तों, तो इसी को काकोरी कांड बोला जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एचआर एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। यही संगठन जो है काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, ये आपको बताना था। 11वां क्वेश्चन था, पूछा गया था। और आपके ऑप्शन थे गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर या कावेरी नदी पर। ये चारों ऑप्शन आपसे पूछे गए थे, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। आप सारे क्वेश्चनों के आंसर बताइए दोस्तों। आप अपना तैयारी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किस लेवल की तैयारी आपकी चल रही है और किस लेवल की तैयारी हो चुकी है। ये ऐसे ही प्रीवियस ईयर सेट आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे अगले एग्जाम में, अब की बार वाले 2022 के एग्जाम में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, ये आपको बताना है। किस वर्ष जो है प्रथम बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। आपके ऑप्शन है 1951 में,
1953 में, 1955 में, 1958 में, चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे। आपको बताना था कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी, 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है की गई थी। 29 मई 1953 में जो है इसकी चढ़ाई की गई थी और इसमें सबसे पहले चढ़ने वाले जो थे एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड की थी दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, आपको बताना है। भरतपुर में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो उसका नाम क्या है आपको बताना है। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए थे वो भैंसनोड़गढ़ अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य या केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान या घाट प्रभा अभ्यारण्य, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा केवला देव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में से विश्व धरोहर की सूची में जो है यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया दोस्तों, इसको भी याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क का स्रोत है, आपको बताना है। भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क का स्रोत इनमें से क्या है दोस्तों, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, राजहरा, कोरबा या उमरिया या राजनांदगांव, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली राजहरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है इसका स्थापित कब किया गया था, स्थापना बताना है इसको। जैसे कि इसमें आपको स्थापना की बात करें दोस्तों 1955 में इसको स्थापित किया गया था रूस की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है। भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है, आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ एकदम दिखाई दे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, आपको बताना है। नहीं टाइप के क्वेश्चन जो कि मैं बार बार करवाता हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम धैर्यपूर्वक ये क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल दिया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में है क्या ये, या दूसरा ऑप्शन दिया गया बारा लापचा और ला और सिपकीला ये दर्रा दिया गया है क्या ये उत्तर प्रदेश में, या थागला, नीति, पास और लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में, या नाथुला या जलेपला सिक्किम में है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही जोड़ नहीं है। तो यहाँ पे चलिए सही जोड़ की बात करें दोस्तों, जोजिला और बुर्जिल जो है ये जम्मू कश्मीर में, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बारालापचा और सिपकीला की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे ये जो स्थित है ये यूपी में नहीं स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला और नीति पास और लिपुलेख की बात करें दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में स्थित है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। और नाथुला और जलेपला की बात करें दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके गलत हैं और गलत जो है वो है 2 और 3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, ये आपको बताना है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। आपको राइट आंसर बताना था दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, आपको बताना है। भारत के जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वो कौन सी संस्था है। आपके ऑप्शन है आरबीआई करती है, या नीति आयोग करता है, या वित्त मंत्रालय करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है दोस्तों वो करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ये तृतीयक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, या कृषि है, आपको बताना है। इसमें सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का टर्शियरी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का में आता है दोस्तों।
और इसमें जो है व्यापार आता है, यातायात भी आता है, मनोरंजन भी आता है और शिक्षा भी, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता था, ये जाना जाता है, ये आपको बताना है, ये पूछा गया था। और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे बलवंत राव मेहता समिति, डॉक्टर सॉरी समिति नहीं है, बलवंत राव मेहता है। और ऑप्शन डी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी है एम एस स्वामीनाथन, डी है नॉर्मन एडबर्ग। ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको पूछा गया था आपसे श्वेत क्रांति के जनक के बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना था कि 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ था। आपके ऑप्शन जो दिए गए थे वो पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिंह राव थे, पीवी नरसिंह राव जी थे उस समय के प्रधानमंत्री, और मनमोहन जी थे जो ये वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना। नहीं टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर पूछा गया है तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आपको बताना है क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र, राज्य और समवर्ती 3 सूचियों में बांटा गया, विभाजित किया गया था, उनमें विषयों को विभाजित किया गया, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पुलिस की बात करें शामिल है दोस्तों राज्य सूची के विषय में, कानून व्यवस्था भी शामिल है, जेल भी शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना है कौन सी विशेषता जो है भारतीय संविधान की इनमें से नहीं है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे। आपको राइट आंसर इनमें से बताना था कि इनमें से कौन जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो था ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं थी। अर्धसंघीय विशेषता संरचना है, जो शक्तियों का वितरण भी दोस्तों विशेषता है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तीनों विशेषताएं हैं, ये विशेषता जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, आपको बताना है आर्थिक न्याय प्रदान करता है भारतीय नागरिकों का। और आपके ऑप्शन जो दिए गए थे, क्या मौलिक अधिकार प्रदान करता है, या मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों, वो हो जाएगा भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात आती है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये जो है भारतीय नागरिकों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। और इसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया भारतीय संविधान के, और आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में, ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 36 से 51 आर्टिकल के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस बार भी पूछ सकता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे। आपको राइट आंसर में से बताना था। तो राज्य जो है राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है तो वो किस आर्टिकल में क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य सरकार जो है पंचायतों के गठन आयोजन का निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या पूछा गया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, ये आपको बताना था। और आपके जो ऑप्शन थे बलवंत राव मेहता कमेटी ने, क्या अशोक मेहता कमेटी ने,
या रॉयल कमीशन या इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था कि 3 स्तरीय जो है पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो है विचार रखा था और इसका विचार 1957 में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय में आपका क्या क्या आता था दोस्तों, ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 स्तरीय पंचायत का विचार जो है बलवंतराय मेहता समिति ने रखा था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, ये आपको बताना है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। आपके ऑप्शन है स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बिजली का जो प्रवाह सर्किट है वो आपका राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा स्विच बंद होने पर जो है बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। एसआई मात्रक आपको बताना था प्रतिरोध की। आपके ऑप्शन जो दिए गए थे फैराडे, ओम, वोल्ट और एम्पियर, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर में से बताना था। तो प्रतिरोध की यहाँ पे जो इकाई हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी ओम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो पूछा गया था देख लेते हैं। आगे जो पूछा गया था क्वेश्चन वो था नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें जो आपके ऑप्शन थे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको राइट आंसर में से बताना था। तो नींबू खट्टा स्वाद जो है यहाँ पे साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कर्कट जनक रसायन से होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। और आपके ऑप्शन है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और तमा या अस्थमा, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था इसमें कर्कट जनक रसायन से क्या होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर्कट जनक से जो होता है वो कैंसर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। 30वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, ये आपको बताना था। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती थी। आपके ऑप्शन जो थे वो अंतरचर्म, इसे एंडोडर्मिस कहते हैं, या अधिचर्म या एपिडर्मिस इसे कहते हैं, या सी ऑप्शन था चर्म या डर्मिस, या डी ऑप्शन था विशिष्ट चर्म या स्पेशियल डर्मिस, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अधिचर्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था 61 नंबर पे देख लेते हैं दोस्तों। जो जीएस के सारे पोर्शन जो है वही सिर्फ हम लोग देखेंगे और करंट के जो क्वेश्चन थे वो अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सारे नए करंट आपको पढ़ने पड़ेंगे ये 2022 के लिए। तो यहाँ पे 61 नंबर पे देख लेते हैं। जो जीएस के क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपके ऑप्शन दिए गए थे वो थे जापान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे भूटान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूटान को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था रियाद किस देश की राजधानी है, ये पूछा गया था। रियाद किस देश की राजधानी है, आपके ऑप्शन दिए गए थे वो म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब और इनमें से कोई नहीं। तो रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे क्या पूछा गया था ये भी देख लेते हैं। आगे पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका। और इनमें जो ऑप्शन दिए गए थे सिक्किम, गोवा, मेघालय और मिजोरम, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको पूछा गया था राज्यसभा के सदस्यों का, चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। और आपके ऑप्शन 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 30 अक्टूबर, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो विश्व में जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ये पूछा गया था, आपके ऑप्शन थे जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम या वियना, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था इसमें से राइट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है दोस्तों, वो स्थित है द हेग में, स्विट्जरलैंड में जो कि है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था दोस्तों विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है, कहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तिकला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो की मूर्तिकला जो दोस्तों है वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दोस्तों है, जिसे चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा गया था। 68 नंबर पर पूछा गया था कि प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए थे वो केरल, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था। तो नवकालेवारा उत्सव जो है ये जो संबंधित है दोस्तों वो उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, ये आपको बताना था। और आपके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सी इनमें से हरित गृह गैस नहीं है, ये आपको बताना था। और देख लेते हैं इसमें कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन जो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो जीएस का पूछा गया था। वो पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, ये आपको बताना था। वो आपके ऑप्शन दिए गए थे आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, आपातकालीन स्थिति विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको राइट आंसर इनमें से बताना था दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 1961 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जीएस का पोर्शन पूरा, और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा, आप इसे आप आंकड़ा लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं इससे। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक, और आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में नए क्लास के साथ, नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।